Welcome students in Khushinder sir classes. Students, today we will read the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. I have taken this poem from the first flight of class 10th students. Students, as the title represent dust of snow, cheerless, deadly and depressing aspect of nature. यहाँ स्टूडेंट डस्ट ऑफ स्नो जो टाइटल है वो प्रस्तुत करता है चीरलेस को, यानी कि खुशी समाप्त हो गई, डेडली जैसे कोई मर गया हो, एंड डिप्रेसिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर जैसे कि एक प्रकृति का जो बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाला पहलू है उसके बारे में बात करता है. एज दिस पोइम इज़ अबाउट द विंटर सीजन, तो यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, विंटर इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ द ईयर. विंटर सीजन जो होता है एक मुख्य क्रूशियल पीरियड होता है साल का. इन दिस पोएम स्टूडेंट्स, द पोइट इज़ इन डिप्रेशन और इन अ सैड मूड. कवि जो है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उदासी वाले मूड में है. अब क्या होता है कि वो एक हेमलॉक ट्री जो होता है, पॉइजनस ट्री, उसके नीचे वो खड़ा हुआ है. यहाँ पर पोइट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है और उस ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है. तो यहाँ पर स्टूडेंट हेमलॉक ट्री और क्रो जो है बोथ रिप्रेजेंट सॉरो और मिसफॉर्च्यून, दोनों ही दुख और दुर्भाग्य को दर्शाते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, हेमलॉक ट्री इज़ ऑल्सो डेडली एंड ओमनियस. हेमलॉक ट्री जो है वो एक डेडली समझा जाता है और अपशगुन भी समझा जाता है. और यू नो वेरी वेल, इट इज़ द पॉइजनस ट्री. पॉइजनस ट्री आपको पता ही है, एक जहरीला प्लांट है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स के साथ, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं जिसको हम धतूरे का पौधा कहते हैं. इट मीन्स पॉइजन इज़ मेड फ्रॉम द प्लांट, यानी कि इस प्लांट के अंदर जहर बनता है. और यहाँ पर स्टूडेंट्स, द हेमलॉक ट्री इज लिंक्ड विद इविल. हेमलॉक ट्री जो है उसका संबंध किससे है? बुराई से. सो इस प्रकार से क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ स्टैंड फॉर डिप्रेशन एंड डिस्पेयर. दोनों ही डिप्रेशन और डिस्पेयर से संबंधित हैं. दोनों ही क्या दर्शाते हैं? डिप्रेशन को और डिस्पेयर को, निराशा को. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी टाइप से कवि जो है वो भी बहुत दुखी है और उसका जो उदासी वाले मूड में है, वो दुखी मूड में है, और वो एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है. तो स्टूडेंट्स, let us read the first stanza. The way a crow shocked down on me the dust of snow from a hemlock tree. Students, यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर पाउडरी फॉर्म में स्नो यानी कि बर्फ़ जमी हुई है और उस पर क्रो जो है somehow कैसे भी करके flutters through the leaves and lets the powdery snow fall on the poet. यहाँ पर जो क्रो है वो कैसे भी करके वो उस पेड़ पर फड़फड़ाता है और पत्तों में, और ये होता है कि जब वो फड़फड़ाएगा तो पेड़ हिलेगा. और जिस तरीके से, यानी कि द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से क्रो ने हिलाकर के उस पेड़ को, जो पाउडरी फॉर्म में स्नो जो होती है, उसको मेरे ऊपर गिरा दिया. मेरे ऊपर यानी पोइट के ऊपर गिरा दिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा दिया जो उस पेड़ के नीचे खड़ा था. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि ये जो डस्ट जो गिरी थी इसके ऊपर वो हेमलॉक ट्री से कोई ने गिराई थी. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब पोइट सोच रहा था और दुखी था, उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उसने सोचा कि पूरा दिन उसका ऐसे ही खराब हो जाएगा, यानी कि पूरा दिन उसका खराब हो जाएगा, पूरा दिन में वो उदास रहेगा, दुखी रहेगा, इस दिन को वो लॉस्ट कर देगा.
बट दिस सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट चेंज द मूड ऑफ द पोइट। परंतु अचानक, और जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, प्रकृति का ये अचानक इंसिडेंट हुआ और इस घटना ने कवि के मूड को चेंज कर दिया। यानी कि जो सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट था वो एक इनसिग्निफिकेंट था, अपने आप में बहुत दुर्लभ था, अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अ पोइट ही फॉरगेट्स हिज प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। अचानक से जब वो पाउडरी फॉर्म में स्नो उसके ऊपर गिरी तो अचानक उसका मूड जो है बदल गया। ही बिकेम हैप्पी एंड जो उदासी वाला मन था उससे वो उभर गया। अब वो खुश हो गया, अपने डिप्रेशन को उसने छोड़ दिया। उसका जो मूड था, जो अभी सैड था, वो खुशी में बदल गया। उसका मूड जो है, स्टेट ऑफ फीलिंग जो है, वो हैप्पीनेस में बदल गई, खुशी में बदल गई। अब रिजल्ट ये हुआ कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो डे था, जैसा कि अब कैसा रहेगा, नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जैसे ही वो स्नो पाउडरी फॉर्म में मेरे ऊपर गिरी, इसने मेरे हृदय को बदल दिया, यानी कि मेरे हार्ट में हैप्पीनेस भर दी। जो अब दुखी मन था उसका, वो बदल गया खुशी में। और अ चेंज ऑफ मूड, और अचानक जो उसका सैड और डिप्रेशन वाला जो मूड था वो हैप्पीनेस वाला मूड हो गया, यानी कि वो खुश हो गया। यानी कि सच ए ग्लूमी मूड इज़ नेवर परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग। अब यानी कि ही फील्स एट दैट टाइम ऑल द हैप्पीनेस, वो सारी खुशी जो है वो महसूस करता है। यानी कि जब वो डिप्रेशन में था और ही लूजेस ऑल हिज होप्स, जब उसने अपनी सारी आशाएं खो दी थी, तो जैसा कि हमें भी पता है कि कोई भी दुख जो है सदा के लिए परमानेंट नहीं होता, तो अ गुड न्यूज़ और स्माइल और कोई भी हैप्पीनेस वाले क्षण अगर उसे मिल जाए तो वो अचानक से उसके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस तरीके से बर्फ़ गिरी तो कवि का मूड बदल गया, उसका हार्ट जो है वो चेंज हो गया। अभी वो टूटा हुआ था उसका हृदय, अब वो फिर दोबारा से हैप्पीनेस उस हार्ट के अंदर भर गई। उसका जो मूड था वो सैड मूड था और वो उससे उभर गया और वो हैप्पीनेस वाले मूड में बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, अब वो दुखी रहता तो अपना जो क्षण के बाद वाला जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था वो भी उसका बाद वाला दिन जो है वो क्षण भी उसके ख़राब हो जाते, और इस तरीके से जो उसने पहले ख़राब कर दिए थे उसको अब वो आगे पूरा दिन ख़राब ना हो, उससे प्रकृति ने उस इंसिडेंट को उसके साथ घटना करके उसको बचा दिया। यानी कि कवि कहता है कि कई बार हमारे साथ ऐसी मिसहैपनिंग होती है जिससे भी हमारा जो है अपशगुन भी सगुन बन जाता है। यानी कि जो डिप्रेशन और डिस्पेयर है, वो निराशा जो है, वो सौरो जो है, मिसफॉर्च्यून जो है, वो भी कई बार हमारे लिए खुशी भरा अंत लेके आता है। तो यानी कि जो हमारे दुख हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। पता नहीं इंसिडेंट, प्रकृति हमारे पास कोई भी प्रकृति या प्रकृति जो है हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट कर दे जिससे हमारा जो है बाकी का दिन खुशनुमा हो जाए, यानी कि उसके बाद वाले जो टाइम है वो हमारे लिए खुशी वाला हो जाए। तो इस प्रकार से कवि का जो रिमेनिंग जो डे था उस घटना के बाद वो उसका ख़राब होने से बच गया। यानी कि ही स्टॉप्ड रिग्रेटिंग एंड रिपेंटिंग, उसने पश्चाताप करना बंद कर दिया। एंड गॉट बिजी विद हिज वर्क, और जो पोइट है वो अपने काम में व्यस्त हो गया, लाइक द क्रो की भांति। जैसे कि कवि जो है जब जैसी बर्फ़ गिरी तो बर्फ़ को अपने हेयर से, क्लॉथ से झाड़ने में लग गया, यानी कि अपने काम में उसने भी व्यस्तता दिखाई जैसे क्रो अपने काम में व्यस्त था।
I hope that students you have learnt it very well. If you have learnt it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day.